कल्पना कीजिए, मतलब रात के करीब 2 बज रहे हैं। चारों तरफ एकदम सन्नाटा है। हम्म। नींद आ नहीं रही है और कोई बस अपनी छत की तरफ देखते हुए दिमाग में एक ही लूप चला रहा है कि यार, अगर मैंने उस दिन वो रिस्क ले लिया होता तो आज जिंदगी क्या होती। अरे बिल्कुल, ये तो हम सभी ने कभी न कभी ये रात जरूर जी है ना? वो एक पल जब हमें लगता है कि हम अपनी जिंदगी में सुरक्षित तो हैं, लेकिन शायद शायद हम अपनी ही क्षमता का गला घोट रहे हैं। एकदम सही बात है। तो आज हम इसी कश्मकश को खोलने वाले हैं। हमारे पास बियॉन्ड द कंफर्ट जोन, एम्ब्रेसिंग रिस्क एंड ग्रोथ नाम के स्रोत सामग्री के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंश हैं। हम इस सामग्री का एक गहन अध्ययन करने वाले हैं और मैं बता दूं, ये कोई आम मोटिवेशनल भाषण नहीं है जहां बस कह दिया जाए कि जाओ और दुनिया जीत लो। हाँ, वो जो टिपिकल मोटिवेशनल होता है। बिल्कुल नहीं। ये उन वास्तविक संघर्षों, उस डर और उन असफलताओं का कच्चा चिट्ठा है जिनसे हर इंसान गुजरता है। हमारा मिशन आज इस पूरी साइकोलॉजी को डिकोड करना है, उन सुनने वालों के लिए जो जानकारी के बोझ तले दब जाते हैं और ये समझना चाहते हैं कि क्या वो सच में सुरक्षित खेल रहे हैं या बस एक भ्रम में जी रहे हैं। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये शुरुआत ही उस मूल समस्या को छूती है जिससे इंसान हर दिन जूझता है। मतलब वो रात के 2 बजे वाला विचार दरअसल हमारे अवचेतन मन की आवाज है। हम दिन के शोर शराबे और व्यस्तता में हम खुद को ये दिलासा दे देते हैं कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन जब कोई बाहरी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता तब वो पछतावा सतह पर आ जाता है। हमारी जो स्रोत सामग्री है ना, वो भी इसी भ्रम से पर्दा उठाती है। मुझे स्रोत में दिए गए उस एक लड़के का वाकया बहुत दिलचस्प लगा। मतलब उसके पास एक बिल्कुल स्थिर नौकरी थी, सैलरी हर महीने एकदम समय पर बैंक अकाउंट में आ जाती थी। हाँ, एक सेट रूटीन था। बिल्कुल, जिंदगी एक सेट रूटीन पर चल रही थी। लेकिन हर दिन जब वो ऑफिस की डेस्क पर बैठता तो उसके अंदर एक आवाज उठती थी कि उसे अपना कोई वेंचर शुरू करना चाहिए। कोई ऐसा आइडिया जो उसके दिमाग में कई सालों से पनप रहा था। हाँ, लेकिन असल में लेकिन वो कभी वो कदम उठा नहीं पाया। हर बार जब वो सोचने बैठता तो उसका दिमाग उसे 1000 कारण दे देता कि अभी सही समय नहीं है या मार्केट खराब है। या फिर अगर सब कुछ डूब गया तो क्या होगा। बिल्कुल, वो बाहरी दुनिया से नहीं, अपने ही बनाए गए तर्कों से हार रहा था। और ये कहानी तब एकदम पलट जाती है जब वो अपने ही एक जूनियर को देखता है। उस जूनियर ने अपनी जॉब छोड़ी और एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। उसने शुरुआत में बहुत संघर्ष किया, शायद रातों की नींद भी उड़ाई होगी और लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया होगा। लेकिन कुछ सालों बाद वो जूनियर ठीक उसी मुकाम पर खड़ा था जहां वो पहला लड़का हमेशा से पहुंचना चाहता था। और उस पल में उस पहले लड़के को जो एहसास हुआ ना, वो बहुत गहरा था। उसे समझ आया कि कोई सिस्टम या कोई बाहरी डर उसे नहीं रोक रहा था। वो खुद अपनी राह का रोड़ा बना हुआ था। बिल्कुल। यहाँ जो मनोवैज्ञानिक पेंच है वो बहुत ही सूक्ष्म है। हम अक्सर ये मानते हैं कि हम खतरे से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंसान का दिमाग असल में खतरे से नहीं बल्कि अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी से घबराता है। मतलब प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए दिमाग को। एकदम। जब हम किसी स्थिर नौकरी में होते हैं तो हमें पता होता है कि अगले महीने की 1 तारीख को क्या होने वाला है। दिमाग को ये प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत पसंद है क्योंकि इसमें कम ऊर्जा खर्च होती है। दिमाग का एक ही लक्ष्य है, हमें सुरक्षित और जीवित रखना। वो हमें ग्रो करने या खुश रहने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। ये तो बहुत अजीब बात है। इसी सुरक्षा और प्रिडिक्टेबिलिटी के भ्रम पर स्रोत में एक और कहानी है, उस लड़की की जिसकी जॉब भी बहुत आरामदायक थी, काम आसानी से संभाला जा सकता था, वीकेंड्स फ्री थे। हाँ, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था बाहर से, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था, जैसे जिंदगी में कोई चुनौती ही न बची हो। उसने कई बार जॉब बदलने या कुछ नया सीखने का सोचा, लेकिन वही सवाल, अगर ये कंफर्ट चला गया तो? ये सवाल उसे उसी डेस्क पर बांधे रखता था। और फिर उसकी मुलाकात अपने एक ऐसे दोस्त से होती है जो फ्रीलांसिंग करता था, मतलब जिसका काम कभी बहुत अच्छा चलता था और कभी बिल्कुल नहीं। हाँ, एक अनिश्चित सी स्थिति। हाँ। तो उस लड़की ने अपने दोस्त से पूछा कि वो इस अनिश्चितता के साथ कैसे जी लेता है। हाँ, और उस दोस्त ने जो जवाब दिया वो मेरे ख्याल से इस पूरे विश्लेषण की सबसे प्रभावशाली लाइनों में से एक है। उसने कहा, मैं रोज अनसर्टेन रहता हूं पर मैं रोज थोड़ा ग्रो भी करता हूं। अरे वाह! ये सुनते ही उस लड़की को एक झटका सा लगा। लगना ही था, क्योंकि उस दोस्त ने अनिश्चितता को एक कॉस्ट या कीमत की तरह देखना बंद कर दिया था। उसने उसे ग्रोथ के लिए दी जाने वाली फीस मान लिया था। जब तक हम सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, हम कुछ भी नया नहीं सीख सकते। बिल्कुल। तो अगर मुझे इस पूरी स्थिति को देखना हो तो ये कंफर्ट जोन असल में रेलवे स्टेशन के एक बहुत ही शानदार वेटिंग रूम की तरह है। अच्छा। हाँ,
मतलब सोचिए, वहाँ एसी चल रहा है, सोफे बहुत मुलायम हैं, बाहर तूफान है, लेकिन अंदर बिल्कुल शांति है। बहुत आरामदायक। लेकिन समस्या ये है कि उस कमरे में कभी कोई ट्रेन नहीं आती। इंसान सुरक्षित तो रहता है, लेकिन कहीं पहुंचता नहीं है। ये एक बहुत ही सटीक चित्र पेश करता है, और मैं इसमें एक मनोविज्ञानी परत और जोड़ना चाहूंगी। उस वेटिंग रूम में बैठे बैठे हमें ये भ्रम हो जाता है कि हम कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, लेकिन कुछ ना करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। उस वेटिंग रूम में रुकने का मतलब है कि इंसान ने अपनी ग्रोथ की संभावनाओं को वहीं खत्म करने का सक्रिय निर्णय लिया है। जिसे हम सेफ कहते हैं, वो अक्सर सिर्फ सेम यानी एक जैसा हो रहा होता है। सेफ मतलब सेम, ये बहुत गहरी बात है। लेकिन अगर ये वेटिंग रूम इतना ही घुटन भरा है और हम जानते हैं कि यहाँ कोई ट्रेन नहीं आने वाली, तो हम इसका दरवाजा खोलकर बाहर क्यों नहीं आ जाते? इसका सीधा सा जवाब दिमाग में आता है, डर। डर। लेकिन क्या ये डर सच में कोई वास्तविक खतरा है, या हम सिर्फ अपनी परछाइयों से घबरा रहे हैं? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमारा दिमाग असल में नई और अज्ञात चीजों के बीच कोई फर्क नहीं कर पाता। मतलब अगर हम एवोल्यूशन या विकासवाद के नजरिए से देखें, तो हमारे दिमाग का जो हिस्सा डर पैदा करता है, अमिगडाला, वो लाखों साल पुराना है। अच्छा। हमारे पूर्वजों के लिए जंगल में किसी भी नई आवाज का मतलब कोई शिकारी जानवर हो सकता था। जो इंसान नई चीजों से डरता था, वो जिंदा बचता था। हाँ, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। बिल्कुल। आज हम जंगलों में नहीं रहते। आज हमारे सामने शेर नहीं है, बल्कि एक नई जॉब का ऑफर है या स्टेज पर जाकर बोलने का मौका है। लेकिन हमारा अमिगडाला आज भी उसी पुराने अलार्म सिस्टम पर काम कर रहा है। मतलब वो जो स्टेज पर जाने से पहले पसीने से भीगे हाथ होते हैं, या दिल की धड़कन का तेज होना, वो सब सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ग्लिच है। बिल्कुल। शरीर उन हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है, जैसे कि आपको किसी शेर से लड़ना है या वहां से भागना है, जबकि असल में आपको सिर्फ एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देनी है। अरे बाप रे। दिमाग भौतिक खतरे और मनोवैज्ञानिक खतरे में अंतर नहीं कर पाता। ये तो उस कहानी से बहुत गहराई से जुड़ता है जो स्रोत में दी गई है। एक लड़के को पब्लिक स्पीकिंग का बहुत शौक था। वो हमेशा स्टेज पर बोलने का सपना देखता था। एक दिन उसे ऑफिस के एक बड़े इवेंट में करीब 500 लोगों के सामने बोलने का मौका मिला। उसने हफ्तों तैयारी की, अपनी स्पीच को एकदम रट लिया। फिर क्या हुआ? ऐन मौके पर जब उसका नाम पुकारा गया, उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा, गला एकदम सूख गया कि उसने कह दिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और वो पीछे हट गया। और मजे की बात देखिए, बाद में जब भी वो किसी और को स्टेज पर बोलते हुए देखता, तो वो उन गलतियों का पकड़ लेता जो स्पीकर कर रहा था। उसे पता था कि वो बेहतर बोल सकता था। हाँ, वो सिर्फ पछतावे के साथ बैठा रहता था। उस लड़के ने काफी आत्ममंथन के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझी। उसे स्टेज से या बोलने से डर नहीं लगता था, उसे इस बात से डर लगता था कि लोग उसे जज करेंगे। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब ये तो बिल्कुल हमारी कार के पार्किंग सेंसर की तरह हुआ। पार्किंग सेंसर? हाँ, जब हम कार को किसी दीवार के पास रिवर्स करते हैं, तो सेंसर जोर जोर से बीप करने लगता है। अब उस बीप की आवाज का मतलब ये तो नहीं है कि हम कार चलाना ही छोड़ दें, कार से बाहर निकलें और चाबी फेंक दें। हाँ, बिल्कुल नहीं। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ है जिसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है। ये तुलना बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मैकेनिज्म को समझाती है। पार्किंग सेंसर हमें सचेत करता है, पंगु नहीं बनाता। डर भी यही करता है। जब हमें किसी काम को करने से डर लगता है, तो वो असल में एक दिशा सूचक या कंपास है। वो बता रहा है कि ये काम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप उस डर को महसूस करके भी एक्शन लेते हैं, तो वो डर धीरे धीरे एक तरह के फोकस और ऊर्जा में बदल जाता है। लेकिन एक बात बताइए, क्या डर को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? कई बार हम सुनते हैं ना कि निडर बनो, फियरलेस बनो। क्या ये सच में संभव है? नहीं, और ये होना भी नहीं चाहिए। क्यों? अगर हम पार्किंग सेंसर को ही तोड़ देंगे, तो कार ठुकनी तय है। बायोलॉजिकली बिना डर के इंसान बेपरवाह और आत्मघाती हो जाएगा। साइकोपैथ्स को डर नहीं लगता, और हम वो नहीं बनना चाहते। हाँ, वो तो है। असली कला इस डर के सिग्नल को पढ़ने और उसे डिकोड करने में है। पहली बार स्टेज पर जाने में जो डर लगता है, वो 10वीं बार में एक एक्साइटमेंट या उत्साह में बदल चुका होता है। तो मतलब डर बुरा नहीं है, लेकिन अगर सेंसर बज रहा है और हम जानते हैं कि वो सिर्फ एक सिग्नल है, तो क्या हमें बस आंख बंद करके एक्सेलरेटर दबा देना चाहिए? मतलब? मेरा मतलब है, अगर हम रिस्क ले रहे हैं, तो क्या बिना सोचे समझे बस छलांग लगा देना सही है?
क्योंकि कई बार लोग डर के आगे जीत है सोचकर ऐसा करते हैं और फिर सीधे दीवार से टकरा जाते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी वैचारिक गलती होती है। लोग रिस्क लेने और रेकलेसनेस यानी बेवकूफी के बीच के बारीक अंतर को समझ नहीं पाते। डर के बावजूद आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी अक्ल को ताक पर रख दें। स्रोत में एक और लड़के का जिक्र है जिसने ठीक यही गलती की। उसने मोटिवेशन में आकर अचानक अपनी जॉब छोड़ दी, बिना किसी प्लानिंग के। हाँ, उसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था, कोई खास सेविंग्स नहीं थी, बस ये धुन थी कि उसे कुछ बड़ा करना है। जब उसने जॉब छोड़ी तो उसके दोस्तों ने कहा, यार तुम में तो बहुत हिम्मत है। शुरुआत में ये एक बहुत ही बहादुरी भरा और कूल कदम लगा। लेकिन हकीकत की जमीन बहुत कठोर होती है। कुछ ही महीनों में जब सेविंग्स खत्म होने लगीं, बिल जमा होने लगे और कोई फिक्स इनकम नहीं दिखी, तो वो सारी शुरुआती एक्साइटमेंट एक बहुत ही गहरे और काले तनाव में बदल गए। बिल्कुल। उस वक्त कोई भी मोटिवेशन काम नहीं आता जब आपके पास ईएमआई भरने के पैसे ना हो। और तब उस इंसान को लगता है कि शायद रिस्क लेना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसे लगता है कि वो वेटिंग रूम ही सही था। लेकिन क्या सच में गलती रिस्क लेने में थी? गलती रिस्क में नहीं थी, गलती जागरूकता या अवेयरनेस की कमी में थी। उसने रिस्क के नाम पर एक इम्पल्सिव या आवेगी फैसला लिया था। स्रोत में इसके लिए जिम का एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो जिम वाला। जिम में 2 तरह के लोग आते हैं। एक व्यक्ति पहले ही दिन जाकर 100 किलो वजन उठाने लगता है क्योंकि उसे तुरंत मसल्स चाहिए। वो किसी इंस्ट्रक्टर की नहीं सुनता। हाँ, सीधे हेवी वेट। वहीं दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे शुरुआत करता है, अपनी बॉडी के पोस्चर को समझता है, हल्के वजन से शुरू करके हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा वजन बढ़ाता है, जिसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं। तो पहला व्यक्ति जो 100 किलो उठा रहा है वो असल में रिस्क नहीं ले रहा है, वो अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का इंतजाम कर रहा है। बिल्कुल, वो रेकलेस है, बेवकूफी कर रहा है। जबकि दूसरा व्यक्ति स्मार्ट रिस्क ले रहा है। वो अपनी मांसपेशियों को अनकंफर्टेबल तो कर रहा है, लेकिन एक कैलकुलेटेड तरीके से। तो क्या ये कुछ वैसा है जैसे हवाई जहाज से कूदना, मतलब रेकलेसनेस या बेवकूफ़ी, बिना पैराशूट के जहाज से छलांग लगा देना और ये उम्मीद करना कि हम हवा में गिरते गिरते एक नया पैराशूट बुन लेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छी तुलना है। जबकि स्मार्ट रिस्क वो है जहां हम अपनी पीठ पर पैराशूट बांधते हैं, उसकी डोर चेक करते हैं, मौसम देखते हैं और फिर कूदते हैं। दोनों में इंसान जहाज से कूद रहा है, लेकिन एक जिंदा बचेगा और दूसरा नहीं। एकदम सही। लेकिन समस्या ये है कि हमारा समाज और खासकर आज का सोशल मीडिया कल्चर अक्सर उस बिना पैराशूट वाली छलांग को ही महिमा मंडित करता है। सर्वाइवरशिप बायस। हाँ, हम उन 1-2 कहानियों को सुनते हैं जहां किसी ने सब कुछ दांव पर लगाया और रातों रात करोड़पति बन गया। लेकिन हम उन हजारों कहानियों को नहीं देखते जो बिना पैराशूट के कूदे और सीधे जमीन पर आ गिरे। समाज इस इम्पल्सिव डिसीजन को बहादुरी मान लेता है, जो कि सरासर खतरनाक है। स्मार्ट रिस्क का सीधा सा मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। अगर सब कुछ गलत हो गया तो क्या हमारे पास इतनी आर्थिक और मानसिक कुशनिंग है कि हम उस झटके को सह सकें? हाँ, अपनी सेविंग्स तैयार रखना या सीधे अपनी कंपनी खोलने से पहले वीकेंड्स पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट रन करके देखना, ये डरपोक होना नहीं है। ये असल में डेटा इकट्ठा करना है। ये समझदारी है। चलिए, अब इस चर्चा को एक ऐसे पड़ाव पर ले चलते हैं जहां से लोग सबसे ज्यादा कतराते हैं। मान लीजिए हमने वेटिंग रूम छोड़ दिया। ठीक है। हमने डर को अपना गाइड मान लिया। हमने बेवकूफ़ी नहीं की बल्कि पूरी रिसर्च और सेविंग्स के साथ अपना पैराशूट भी पहन लिया। लेकिन पैराशूट पहनने के बाद भी अगर हवा का रुख बदल जाए तो? अगर हम पूरी तैयारी के साथ कूदें और फिर भी बहुत बुरी तरह जमीन पर आ गिरें? यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहीं पर एंट्री होती है असफलता की। फेलियर, ये एक ऐसा शब्द है जो किसी भी इंसान को अंदर तक कंपा सकता है। बिल्कुल। जब कोई पूरी मेहनत, ईमानदारी और स्मार्ट प्लानिंग के साथ कुछ शुरू करता है और वो काम नहीं करता, तो जो भावना पैदा होती है वो सिर्फ एक उदासी नहीं होती, वो एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है, जहाँ इंसान को शर्म आती है, खुद पर शक होता है और ऐसा लगता है जैसे उसका पूरा वजूद ही गलत है। स्रोत में उस लड़के का जिक्र आता है जिसने कोई बेवकूफ़ी नहीं की थी। उसने बाकायदा रिसर्च की, अपनी 2 साल की सेविंग्स अलग रखी, मार्केट का मुआयना किया और तब अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। सब कुछ एकदम सही प्रोसेस से हुआ था। लेकिन फिर भी सिर्फ 6 महीने के अंदर ही मार्केट के डायनामिक्स बदल गए और उसका बिजनेस बंद हो गया।
जिस दिन उसने अपनी दुकान का या अपने ऑफिस का शटर आखिरी बार गिराया होगा ना, उस दिन सिर्फ एक व्यवसाय बंद नहीं हुआ था, उस लड़के की अपनी नजरों में जो कीमत थी वो गिर गई थी। हाँ, वो कॉन्फिडेंस टूट जाता है। जब आस पड़ोस के लोग या रिश्तेदार कहते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि ये सब मत करो, तो इंसान खुद को ही कोसने लगता है। और यहीं पर सबसे बड़ी वैचारिक दुर्घटना होती है। स्रोत बताता है कि मैं इस काम में फेल हो गया को मैं खुद एक फेलियर हूं, मैं बदल देते हैं। यानी हम एक घटना को, एक इवेंट को अपनी पहचान या आइडेंटिटी बना लेते हैं। ये बहुत ही खतरनाक मानसिक अवस्था है। कोई बिजनेस मॉडल काम नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बुद्धि कम है। ये सिर्फ ये बताता है कि उस खास समय में, उस खास मार्केट में वो खास प्रोडक्ट नहीं चला, बस इतना ही। लेकिन जब हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं और गिरते हैं, तब तो ऐसा नहीं सोचते। हाँ, तब तो नहीं सोचते। तब तो दुनिया खत्म नहीं होती। पहले दिन जब कोई बच्चा साइकिल से गिरकर अपने घुटने छील लेता है, तो वो ये नहीं कहता कि मैं जीवन में एक साइकिलिंग फेलियर हूं। वो बस इतना जानता है कि बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया था। तो फिर जब हम करियर या बिजनेस में फेल होते हैं, तो ऐसा क्यों लगता है कि जैसे आसमान टूट पड़ा? ये दोहरा मापदंड क्यों? क्योंकि बचपन में साइकिल सीखते वक्त हमारा पूरा ध्यान सिर्फ एक बात पे होता है, सीखना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे फैसलों के साथ हमारा ईगो या अहंकार जुड़ जाता है। अच्छा। हम किसी प्रोजेक्ट को इसलिए सफल नहीं बनाना चाहते क्योंकि वो अच्छा है, बल्कि इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि हमारा नाम उससे जुड़ा है। और इसके साथ ही एक सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है, लोग क्या कहेंगे। तो असल में हम असफल होने से इतना नहीं डरते जितना हम असफल दिखने से डरते हैं। हम अपनी ग्रोथ से ज्यादा अपनी सोशल इमेज को बचाने में लगे रहते हैं। बिल्कुल। साइकिल से गिरते वक्त हमें डर नहीं होता कि पड़ोसी क्या सोचेंगे, लेकिन करियर में गिरते वक्त हमें लगता है कि पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। लेकिन अगर हम उस लड़के की कहानी के दूसरे पहलू को देखें, तो ये नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। हाँ, वो कहानी वहां खत्म नहीं हुई कि जब उस लड़के का बिजनेस बंद हुआ तो उसे वापस एक कॉर्पोरेट नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी। शुरुआत में उसे लगा कि वो 6 महीने सिर्फ समय और पैसे की बर्बादी थे। लेकिन जब उसे ऑफिस में एक नया चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट लीड करने को दिया गया, तो उसने महसूस किया कि बिजनेस के उन 6 महीनों में उसने वेंडर से नेगोशिएट करना, प्रेशर में काम करना और ग्राहकों की असली जरूरत समझना सीख लिया था। ये बहुत बड़ी बात है। उसने उसी फेल्ड बिजनेस के डेटा का इस्तेमाल उस जॉब प्रोजेक्ट में किया और वो प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी सफलता साबित हुआ। तो क्या वो बिजनेस फेलियर था? नहीं, वो असल में एक बहुत ही सघन रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D का फेज था। विज्ञान में जब कोई प्रयोग सफल नहीं होता तो वैज्ञानिक रोते नहीं है। हाँ, वो बस नोट करते हैं। वो बस ये नोट करते हैं कि ठीक है, इस केमिकल को इस तापमान पर मिलाने से ये प्रतिक्रिया नहीं होती। फेलियर उनके लिए सिर्फ डेटा है। मतलब असफलता कोई अंतिम मुकाम या फुल स्टॉप नहीं है, ये सिर्फ एक फीडबैक लूप है। ये हमें ये बता रहा है कि हमारा वर्तमान तरीका काम नहीं कर रहा, ताकि हम अपने ऊर्जा को किसी नए तरीके को खोजने में लगा सकें। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो ये पूरी साइकोलॉजिकल यात्रा एक बहुत ही स्पष्ट रास्ते पर चलती है। सबसे पहले हमें उस वेटिंग रूम की सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि कंफर्ट जोन असल में एक शांत मौत है। उसके बाद हमें ये समझना होगा कि जो डर हमें रोक रहा है वो हमारा इवोल्यूशनरी अलार्म है, कोई असली दुश्मन नहीं। वो सिर्फ एक कंपास है जो बता रहा है कि हमें किस दिशा में ध्यान देना है। और जब हम उस डर के पार जाने का फैसला करते हैं, तो हमें रेकलेस होके बिना पैराशूट के छलांग नहीं लगानी है। हमें अपनी सेविंग्स, अपनी तैयारी के साथ एक स्मार्ट रिस्क लेना है। और अंत में जब हम वो स्मार्ट रिस्क लेते हैं, तो हमें इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए कि लैंडिंग खराब भी हो सकती है। और अगर ऐसा होता है, तो उससे अपनी पहचान या आइडेंटिटी बनाने के बजाय उस असफलता को सिर्फ एक फीडबैक या नए डेटा की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब सुनने में बहुत गहरा और शायद थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन जो लोग आज इस गहन चर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि किसी को भी रातों रात अपनी पूरी जिंदगी पलटने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि कल सुबह उठकर अपने बॉस को रिजाइन दे देना है या अपनी सारी सेविंग्स किसी अनजान आइडिया में लगा देनी है। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि अपनी रोजमर्रा की रूटीन में बस छोटे छोटे अनकंफर्टेबल कदम शामिल करना ही काफी है। जैसे कल ऑफिस जाने का कोई नया रास्ता चुनना, किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत शुरू करना जिससे बात करने में झिझक होती है, या दिन में सिर्फ 15 मिनट निकालकर कोई ऐसी नई स्किल सीखना जो आपको डराती हो। ये छोटी छोटी असहजताएं ही
उस बड़े वेटिंग रूम के दरवाजे का ताला खोलने की चाबी हैं। बहुत सही कहा। इंसान का दिमाग धीरे धीरे बदलाव को स्वीकार करता है। छोटे छोटे रिस्क लेने से हमारे दिमाग को ये सबूत मिलने लगता है कि अनिश्चितता इतनी भी बुरी नहीं है। और यही छोटे बदलाव लंबी अवधि में एक बहुत बड़ी और टिकाऊ ग्रोथ लेकर आते हैं। तो आज के इस सफर को समेटते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर हम सभी को एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए। आज हमने देखा कि असफलता सिर्फ एक डेटा है और हमारा डर सिर्फ एक कंपास है जो हमें ये बता रहा है कि हमारे लिए क्या सच में मायने रखता है। बिल्कुल। तो अगर हम इन दोनों चीजों को समझ लें तो क्या इस पूरे जीवन का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे जानलेवा रिस्क वो नहीं है जिसमें इंसान कोई रिस्क ही नहीं लेता? बहुत गहरी बात है ये। बिना कुछ किए अपनी जगह पर जमे रहना ही शायद सबसे बड़ा दाव है। सुनने वाले आज खुद से सिर्फ ये एक सवाल पूछ सकते हैं, आज हमारी जिंदगी का वो कौन सा सुरक्षित फैसला है जिसकी कीमत हमें भविष्य में अपनी दबी हुई क्षमता और पछतावे के रूप में सबसे ज्यादा चुकानी पड़ रही है? हाँ। क्या ये तथाकथित सुरक्षा सच में काम कर रही है, या एक दिन रात के 2 बल्ले सिर्फ छत की तरफ देखते हुए एक ही ख्याल आने वाला है कि काश थोड़ा सा रिस्क ले लिया होता? इसी विचार के साथ हम आपको सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।